Hello, good evening, everyone. So, we had a lot of queries, a lot of comments on YouTube, a lot of mails, a lot of texts कि सर आप लोगों ने हमें ये तो बता दिया कि एक आइडियल मेंस आंसर में होना क्या क्या चाहिए, मेंस का आंसर कैसे लिखना है वगैरह वगैरह। इसके अराउंड आपने वीडियोस बना दिए, पर कभी लिख करके नहीं बताया कि कोई भी मेंस का आंसर कैसा होना चाहिए। आज के इस वीडियो में व्हाट आई थॉट वाज कि चलो कुछ आंसर्स उठाते हैं, एक दो आंसर्स को आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्वेश्चंस जो अभी रीसेंट टाइम्स में आपके लिए रेलेवेंट होंगे, क्वेश्चंस ऐसे जिनका आंसर उस मार्क्स के अकॉर्डिंग, उस अलॉटेड मार्क्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से लिखना चाहिए। नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस। कोई भी आंसर, जैसा कि यहां पर हमने लिखा हुआ है मॉडल आंसर, राइट, किसी भी आंसर को हम टेक्निकली एक मॉडल आंसर नहीं कहते। क्यों? क्योंकि अगर एक मॉडल आंसर इस तरीके का है जो आप उठा करके एज इट इज लिख दो, तो दैट शुड मीन कि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। बट अगेन, अगर मान लीजिए ये वीडियो 1000 बच्चे देख रहे हैं हाइपोथेटिकली, तो वो 1000 बच्चे अगर इस क्वेश्चन का सेम आंसर लिख के आएंगे तो क्या सबको पूरे नंबर मिलेंगे? नहीं ना। वहां पर फिर थोड़े बहुत इश्यूज आने लगते हैं। इसीलिए व्हाट आई सजेस्ट इज कि यहां पर जिन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे, यहां पर जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे, उस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है। आपको समझना है कि दीज आर द पॉइंटर्स दैट वी हैव टू इंक्लूड, these are the pointers that we have to exclude in this particular answer, and apart from that आपको अपना दिमाग लगाना है कि किस तरीके से इस स्ट्रक्चर को मैं पर्सनलाइज्ड वे में लिखूं। फॉर एग्जाम्पल, वेल, लेट्स लुक इनटू इट। ठीक है, सबसे पहले पहला सवाल, प्लेज, पॉनर एंड पॉनी क्या होते हैं, पॉनी के अधिकार क्या होते हैं, उनको इलैबोरेटली डिस्कस करो। ये राजस्थान का 2018 का 6 नंबर का एक सवाल है। राजस्थान में आप देखोगे भाई 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, राइट। अब पॉइंट ये आता है कि सवाल 6 नंबर का है, बट 6 नंबर में आप कितना लिखोगे? अगर आप सेंसिबली सोचो, 8 नंबर में एमपी में आप काफी लिखते हो, है ना। आप हरियाणा में थोड़ा सा और लिखते हो, बट राजस्थान में आप उतना नहीं लिख पाओगे, क्योंकि इतना लिखने के बाद दिल गिव यू लाइंस वहीं पे। इसी में आपको लिखना है। यू कैन नॉट गो पेज ऑन पेज बाय पेज बाय पेज बाय पेज कि मैं 5 पेज 6 पेज लिख करके आ गया। ना ना ना, आपको लाइंस दे दी, लेट्स से 7-8 लाइंस दे दी 6 नंबर के सवाल के लिए, उसी में आपको अपना आंसर समाहित करना है पूरे तरीके से। ठीक है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि इतनी कम ही लाइंस देंगे, दैट इज लाइक एब्सोल्युटली देयर डिस्क्रिप्शन कि वो कितनी लाइंस उसके लिए देते हैं। यूजुअली एक 6 नंबर के सवाल के लिए आपको 7 to 10 लाइंस के बीच में मिलती है, राइट। अब आरजीएस के क्वेश्चंस इसी टाइप के आपको मिलेंगे कि सवाल आपसे पूछ लिया, एंड एज आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियोस एज वेल, वो बोल देंगे डिस्कस इलैबोरेटली, एक्सप्लेन, ठीक है, एल्यूसिडेट। अब पॉइंट ये आता है कि क्या आप वाकई एक्सप्लेन, इलैबोरेट, एल्यूसिडेट कर पाओगे इस आंसर को? आओ देखते हैं। देखो, ये सवाल ब्रॉडली 2 तरीके की चीजें पूछ रहा है। पहला कि भाई प्लेज, पॉनर एंड पॉनी की क्या डेफिनेशन होती है। सेकेंडली, ये भाई साहब के क्या अधिकार हैं अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके अलावा और तो कुछ नहीं पूछ रहा। अब जनरली हम हमेशा ये कहते हैं कि कोई भी अगर आप, एंड द रीजन आई चोज आरजेएस फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो वाज टू फोल्ड। पहला कि आरजेएस आने वाला है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। दूसरा ये कि आरजीएस की आंसर राइटिंग जनरल आंसर राइटिंग से थोड़ी सी अलग होती है। जनरली आप जब देखोगे, उसमें मैंने हमेशा बताया है कि मेंस आंसर राइटिंग में आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, सेक्शंस लिखना है, सेक्शंस एक्सप्लेन करना है, थोड़ा बहुत जो भी उससे रेलेवेंट केस लॉज हैं वो लिखने हैं, इलस्ट्रेशंस लिखने हैं, कोई डिफरेंस पूछा है उसको लिखना है, कंक्लूड करना है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। आरजीएस में उतना करने का ना तो टाइम है, ना जगह, ना उतने मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो चीजें नहीं पूछी गई ना, उन पर हम ज्यादा कूदेंगे ही नहीं। जब आपसे सीधे सीधे पूछा गया है कि प्लेज क्या होता है, प्लेज ऑब्वियसली अगर आपको शुरू करना है तो कहीं ना कुछ इंट्रोडक्शन तो दोगे। रैंडमली ये तो बोलोगे नहीं दिस इज प्लेज, नहीं ना। वी नो दैट प्लेज इज व्हाट, प्लेज इज अ काइंड ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट कहां दिया है, ज्यादा डिटेल में उसके भी नहीं जाना। बेलमेंट कहां दिया है भाई? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 148 में हम लोगों ने बेलमेंट की डेफिनेशन को समझा है।
दैट्स इट। बेलमेंट के भी डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेलमेंट नहीं पूछा गया। केवल जो चीज पूछी है, इस चीज को गांठ बांध करके रख लो कि जब आप आरजेएस की बात करोगे तो केवल जो चीज पूछी है उसी चीज पर आपको फोकस करना है, ज्यादा इधर उधर तितर बितर नहीं करना है। राइट? तो 148 में साहब बेलमेंट दिया हुआ है। ये लिखने के बाद अगली चीज आप लिखोगे कि प्लेज एक टाइप का भाई बेलमेंट होता है। ये आपका रिलेट हो गया पिछले, चाहो तो इसको आप पिछले पैराग्राफ में ऐड कर सकते हो। प्लेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट। नाउ क्या होता है प्लेज? प्लेज यार एक काइंड ऑफ बेलमेंट होता है। वील गेट इनटू द आंसर एज वेल। प्लेज एक काइंड ऑफ बेलमेंट होता है जिसमें पर्पस थोड़ा सा अलग हो जाता है। बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट होता है कि यार मैंने अपने गुड्स, अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करी, राइट? उसका पोजेशन आपको ट्रांसफर किया, एंड पोजेशन ट्रांसफर करने पर कुछ पर्पस था, कुछ ऑब्जेक्टिव था, या कुछ टाइम लिमिट थी उसको सेफ कीप करने की, जिसके लिए मैंने वो आपको दिया हुआ है। ठीक है? अब जैसे ही वो पर्पस अकम्प्लिश होता है, जैसे ही वो टाइम लिमिट पूरी होती है, जैसे ही हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो चीज मुझे लौटाओ। मेरी जिम्मेदारी है कि आपने जब मुझे वो चीज लौटा दी, आपका भाई जितना खर्चा हुआ है उस खर्चे की मैं भरपाई करूं। यही है ना? बस उसी बारे में हमारा बेलमेंट होता है। अब इमेजिन करो, सिचुएशन यही है, मैं किसी व्यक्ति को मूवेबल गुड्स दे रहा हूं, बट द पर्पस इज कि मैंने आपसे कुछ पैसा उधार लिया हुआ है। राइट? मैंने कुछ पैसा आपसे उधार लिया हुआ है, तो उसके लिए है। प्लेज को साधारण भाषा में हम गिरवी कह सकते हैं। ठीक है? गिरवी रखते हैं ना, हमने अपने जेवर गिरवी रखे, गाड़ी की चाबी, गाड़ी गिरवी रख दी। राइट? घर गिरवी रखना इज मॉर्गेज। मूवेबल प्रॉपर्टी में इज प्लेज। चलो, let's move on to the answer again, where the purpose for the goods purpose is for the goods to act as security for a debt। 172 में डिफाइन किया गया है, bailment of goods as a security for payment of a debt or performance of a promise is called pledge। जो व्यक्ति बेलर होता है उसको यहां पॉनर कहते हैं, जो बेली होता है उसको हम पॉनी कहते हैं। अब कुछ लोगों को यह भी इश्यू आता है कि यार इतना बड़ा लिखने की तो जगह ही नहीं है। तो मैंने एक चीज आपको हमेशा से कही है कि डू नॉट थिंक मच अबाउट राइटिंग द एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट। आपको क्या क्या लिखना है? बेलमेंट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? सिक्योरिटी आपको मालूम होना चाहिए, एंड इज कॉल्ड प्लेज, ये तो पता है। पॉनर आपको लिखना है, पॉनी आपको लिखना है। ये चार कीवर्ड्स अगर आपको मालूम है, बाकी की चीज अगर आप ओन लैंग्वेज में भी लिख दो तो इशू नहीं आएगा। हाउएवर 172 लिख करके आ जाना। ये वाला पार्ट भी अगर आप स्किप कर दो तो चलेगा। राइट? ये सिर्फ आरजेएस का बता रहा हूं। अगर यही सवाल हरियाणा में आया होता तो मैं आपको कहता पहले बेलमेंट भी बताओ कि बेलमेंट क्या है। आगे मैं ये भी कहता कि बेलमेंट और प्लेज के बीच में डिफरेंस बताओ, क्योंकि अगर मान लो 10 नंबर का सवाल है, 15 नंबर का सवाल है, आप क्या करेंगे? इतना सारा तो आपको लिखना पड़ेगा ना भाई। या और वहां पर आपको स्पेस भी काफी दिया है। अभी यहां पर भी लल्लन प्रसाद वर्सेस रहमत अली का मैंने केस लिखा है। आइडियली सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसलिए इसको लिखना बहुत जरूरी था। इसमें भी हमने लिखा है पॉन किस तरीके की चीज होती है, क्या है क्या नहीं, लेकिन हमारे लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो यहां से यहां तक का है। अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी बड़ी है, मैं इतने एरिया में नहीं लिख पाऊंगा, मेरे पास टाइम कम है, तो आप सिर्फ ये लिख सकते हैं पॉनर इज वन हु बीइंग लायबल टू एन एंगेजमेंट gives to the person to whom he is liable a thing to be held as security for the payment of his debt or the fulfillment of his liability। right? तो पॉनर की क्या डेफिनेशन होती है प्रॉपर तरीके से, वो इस केस में हमको मिली थी। अब जब आप आरजेएस की बात करते हो तो एक फैक्टर और आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आपको मेजरली यहां पर जो मार्क्स अवॉर्ड किए जा रहे हैं वो ये देख करके किए जा रहे हैं कि कितना प्रिसाइजली, एक्यूरेटली एंड टू द पॉइंट आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो। राइट? एंड उसी चीज के लिए ये आंसर हम लोग देख रहे हैं। अब जैसे पॉनी के क्या क्या अधिकार होते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग, अब यहां पर मैंने लिखा है हर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज के कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं। लाइकवाइज पॉनी के भी जो अधिकार हैं वो यहां पर दिए हुए हैं 173 में, 174 में, 173, 174, 175, 176, है ना? ये चार जगहों पर हमने बात करी है कि इनके राइट्स दिए हुए हैं। यहां पर भी हमने सेक्शंस की वर्डिंग्स को
एज इट इज लिखने की कोशिश करी है, बट इट इज रिकमेंडेड कि पूरा पूरा इतना सारा मत लिखो, इतनी जगह नहीं होगी, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, फोकस ऑन द फैक्ट कि भाई अगर मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मेरे पास लिमिटेड जगह है, तो इन दोनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मैं कैसे करूं सो दैट आई गेट द बेस्ट आंसर रिटन। तो यहां पर ये वाली चीज अगर आप स्किप भी करना चाहो तो आप कर सकते हो फॉर आरजेएस। कोई और एग्जाम दे रहे हो तो मत स्किप करना, लिख दो आगे। राइट टू रिटेन, लियन का अधिकार होता है ना, वैसा ही है भाई, जब तक मुझे मेरा पैसा नहीं मिलेगा तब तक मैं रिटेन किया रहूंगा। इस चीज को अगर आप इस लैंग्वेज में नहीं लिखना चाहते मत लिखो, इसकी जगह आप इलस्ट्रेशन देना चाहते हो अवॉइड करो। क्यों? पूछा नहीं गया है आपसे, आपसे बेसिक चीज पूछी गई। अगर आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहते हो तो वो कर दो, खुद की लैंग्वेज में लिख दो, वो चलेगा, बट एक्सप्लेनेशन की जगह इलस्ट्रेशन नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना, इलस्ट्रेशन इज सप्लीमेंटल टू योर आंसर, इट इज नॉट एन अ सब्सटीट्यूट टू योर आंसर, राइट? सो इलस्ट्रेशन लिखो अगर पूछा गया है, या फिर अपने आंसर को अगर सप्लीमेंट करना चाहते हो तो, इसकी जगह पे इलस्ट्रेशन नहीं लिख सकते। नेक्स्ट, राइट टू रिटेन फॉर सब्सीक्वेंट एडवांसेस। तो जनरली तो इनके पास अधिकार नहीं होता सब्सीक्वेंट एडवांसेस के लिए कुछ रिटेन करने का, लेकिन मान लो कोई सब्सीक्वेंट एडवांस दिया गया है उसी संदर्भ में, तो हम अज्यूम भी करेंगे कि इट इज फॉर दैट पर्टिकुलर गुड इटसेल्फ। जैसे जैसे द पॉनी शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट रिटेन द गुड्स इन एब्सेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इस तरीके की बात हो गई कि जो गुड्स प्लेज किए हैं उसी के भरोसे और पैसा उधार ले लिया, तो भाई वो सब्सिक्वेंट एडवांसमेंट के लिए भी फिर लागू होगा, राइट? नाउ 175 इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस किसके लिए होने चाहिए, ये शब्द आपको मालूम होना चाहिए यहां पर बस। पहली चीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस, दूसरा 175, तीसरा प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स। ये तीन शब्द अगर मालूम है आपका काम चल जाएगा। फिर 176, यदि डिफॉल्ट करता है सामने वाला व्यक्ति तो क्या? तो फिर आप सूट फाइल कर सकते हो और ये सारी की सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। If the pawnbroker makes default in the payment of the debt or performance at the stipulated time of the promise in respect of the goods, in respect of which the goods were pledged, the pawnee may bring a suit against the pawner upon the debt of the promise and retain the goods pledged as collateral security, or he may sell the thing pledged on giving a reasonable notice of the sale. अगर कम है तो सामने वाले व्यक्ति से फिर भी पैसा लिया जाएगा, ज्यादा है तो जो डिफरेंस है वो पे कर दिया जाएगा। दैट्स इट। आपको यहां पर क्या क्या राइट्स मिल गए? सूट फाइल करो प्लस रिटेन करो। दूसरा आपको राइट मिला है सेल करने का, लेकिन रीजनेबल नोटिस के बाद, रीजनेबल नोटिस देने के बाद ही। नाउ लास्टली मैंने यहां पर कंक्लूजन लिखा है जो ऑलरेडी काफी बड़ा है। आइडियली कंक्लूजन शुड बी देयर इन एनी आंसर। अगर आप आरजेएस भी लिख रहे हो तो इतना बड़ा कंक्लूजन अगर आपको नहीं लिखना है, आप 2 लाइन का कंक्लूजन लिख सकते हो कि प्लेज एक स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट होता है जिसका पर्पस होता है डेट को सिक्योर करना, पॉइंट 1। सेकंड, पॉनर के जो अधिकार होते हैं वो आपके 173 से 176 में दिए हुए हैं, जिसमें आपका राइट टू रिटेन, राइट टू सू, राइट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, टू नेम अ फ्यू। बस अगर आप सिर्फ इतना सा लिख दोगे आपका आरजीएस के पेपर के अकॉर्डिंग चल जाएगा। अब आप पूछेंगे तो सर अगर सिर्फ इतना ही लिखना है तो आपने इतना सारा क्यों लिखा? एक स्ट्रक्चर देने के लिए। एक स्ट्रक्चर देने के लिए का मतलब कि अगर मान लीजिए यही सवाल आपसे हरियाणा में पूछ लिया गया, मान लीजिए यही सवाल आपसे एमपी में पूछ लिया गया, तो अब एक ही आंसर को 10 तरीके से लिख करके बताना इज नॉट रियली फीजिबल। यस, बट अगर आपको एक स्ट्रक्चर पता है कि ये सारी चीजें तो इसमें आती है ना, इसमें आप इलस्ट्रेशन, क्या क्या चीजें मिसिंग हैं, इसमें आप इलस्ट्रेशन ऐड कर सकते हो, आप इसमें 1-2 और एक्स्ट्रा केसेस ऐड कर सकते हो, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट इंट्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, कंक्लूजन जो है वो इसी टाइप का पूरा लिख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो इतनी चीजें हो गई, इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, आप बेलमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो एंड उसको प्लेज से कंपेयर कर सकते हो।
ये सारी चीजें मैंने इसी आंसर के फ्लो में आपको बताई, इसीलिए बताई कि बाद में खेल मैंने समराइज भी कर दिया, बट आंसर के फ्लो में और इस समय इसीलिए बताई कि इवेंचुअली जब इस तरीके के क्वेश्चन से आप डील करोगे तो उसको मार्क्स कितने अलॉटेड है, उसके लिए जगह कितनी मिली हुई है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना आंसर फ्रेम करना रहेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ, दैट इज कि अप्रोप्रिएट इलस्ट्रेशंस के साथ एक्सप्लेन करो कंटिन्यूइंग गारंटी को और साथ ही साथ उसके रेवोकेशन को भी। 2018 का ही है, लेकिन ये 4 मार्क्स का आया था। 4 मार्क्स में तो आप उतना भी नहीं लिख सकते जितना 6 मार्क्स में कहा गया है। एंड बिलीव मी, फॉर मोस्ट ऑफ द लॉ स्टूडेंट्स द प्रॉब्लम इन जुडिशरी इज नॉट दैट कि उन्हें आता नहीं, इट्स द पॉइंट कि उन्हें लिखना नहीं आता, राइट? प्री बहुत सारे लोग निकाल लेते हैं, मेंस क्यों नहीं निकलता? नॉलेज की कमी की वजह से नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी नहीं होगी, बट बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें आता सब है पर वो आंसर नहीं लिख पाते उतने अच्छे से। इसीलिए आपको समझ करके चलना है कि जिस स्टेट को मैं टारगेट कर रहा हूं वहां पर किस टाइप का आंसर मुझसे डिमांड किया जा रहा है। 4 नंबर के लिए हालांकि मैंने यहां 4 पेज लिखे हैं, पर पॉइंट 1 ना तो इतने बड़े बड़े इस तरीके से आप लिखने वाले हो, पॉइंट 2 आप थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिखने वाले हो, थोड़ा सा प्रिसाइज करके लिखने वाले हो, पॉइंट 3 ये एक ब्रॉड आउटलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है? नाउ जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करो, आपसे पूछा क्या गया है? कंटिन्यूइंग गारंटी। तो कंटिन्यू, जैसा मैंने बताया था ना कि प्लेज जब पूछा गया तो एक लाइन तो बेलमेंट के बारे में लिखोगे ना भाई, वैसे ही जब कंटिन्यूइंग गारंटी पूछी गई तो पहले गारंटी लिखोगे। गारंटी 126 में दिया है। अब देखो 126 पूरा नहीं लिखा, यहां पर मैंने कहीं से कहीं तक भी श्योरिटी, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर, ओरल, रिटर्न, इनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, जबकि ये 126 का पार्ट है। मुझे सिर्फ गारंटी बताना ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। दैट इज इट, दैट्स इट फॉर मी, ठीक है? अच्छा एक चीज आपने देखी, इसके पहले वाला जो आंसर था उसमें मैंने लिखा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट? ये चीज ध्यान रखना कि जब कभी भी अपना आंसर लिख रहे हो मेंस का, तो उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन पीनल कोड 1860, ये सारी चीजें विद ईयर लिखना जरूरी है। हाँ, पहली बार लिखना जरूरी है, बार बार नहीं। आगे आप उसको लिख सकते हो, हेयर एंड आफ्टर रेफर टू एज द एक्ट, हेयर एंड आफ्टर रेफर टू एज आईपीसी, राइट? वो फिर फ्लो में आ जाता है, लेकिन पहली दफे जब उस चीज को मेंशन करो तो पूरा नाम, फुल फॉर्म, नॉट द अब्रीविएशन, फुल फॉर्म विद द ईयर लिखना पड़ेगा। नाउ अगला, कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है? हमने यहां पर लिख दिया भाई, कंटिन्यूइंग गारंटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 129 में डिफाइंड है। अब इतना लिखने के बाद कंटिन्यूइंग गारंटी एक लाइन की डेफिनेशन है, उसको तो आप प्रिसाइज कर भी नहीं सकते, लिखना जरूरी था। अब क्योंकि आपसे सवाल में ही ये कहा गया है विद अप्रोप्रिएट इलस्ट्रेशंस, तो अब हमको ये ध्यान में रखना है कि इलस्ट्रेशंस आपके कंटिन्यूइंग गारंटी के अराउंड भी होंगे और आपके रेवोकेशन के अराउंड भी होंगे, क्योंकि जो चीज स्पेसिफिकली पूछ ली गई उस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते, उस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, प्रिसाइज कर सकते हो। यहां इतना बड़ा एग्जाम्पल लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन का, A in consideration that B will employ C in collecting the rent of B zamindari, promises B to be responsible to the amount of 5,000 rupees for the due collection and the payment by C of those rent. This is a continuing guarantee. इसको छोटा भी कर सकते हो आप, सिंपली बस इतना कह सकते हो, A ने B से कहा कि तुम्हारे C के साथ होने वाले अगले 5 ट्रांजैक्शन जिनकी कीमत 2-2 हजार रुपए ईच है, उन सब के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं। That's a continuing guarantee, right? तो ये किया जा सकता है। एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन अपने मन से बनाए जा सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल कि आप उठा करके बैरक्ट के ही इलस्ट्रेशंस लिखो, इट इज नॉट नेसेसरी। नाउ कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक कैसे हो सकती है? 130, 131 और 133 में दिया हुआ है। हालांकि मैंने यहां पर पॉइंटर्स बना दिए, आप अगर चाहो तो पॉइंटर्स ना बना करके डायरेक्टली सेक्शन पर कूद सकते हो, सेक्शन 130 जैसे यहां पर चालू हुआ है। अब आप देखोगे आरजेएस का ये वाला जो हमारा आंसर है, इसमें मैंने 130 बताया कि भाई एट एनी टाइम आप रिवोक कर सकते हो सामने वाले को नोटिस दे करके, और यहां पर एक बड़ा सा इलस्ट्रेशन आ गया।
छोटा सा इलस्ट्रेशन लिख दो, केवल इतना लिख दो कि हाँ मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी 10 ट्रांजैक्शंस की गारंटी लेता हूं, तीसरे ट्रांजैक्शन के बाद मैंने नोटिस दे दिया, तो फ्रॉम फोर्थ ट्रांजैक्शन ऑनवर्ड्स मेरी गारंटी खत्म। लेकिन फॉर द फर्स्ट 3 ट्रांजैक्शंस जिस समय में मैंने गारंटी ली हुई थी, उन 3 ट्रांजैक्शंस के लिए मैं अभी भी बाध्य हूं। क्यों हूं? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, मेरे ही भरोसे पे वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया ना। अगर मैं गारंटी ना देता तो सामने वाला तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर रहा था, राइट? तो इन चीजों को अपने को ध्यान में रखना है। इलस्ट्रेशन आई एम रीआइटरेटिंग अगेन, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो विदाउट एनी इशू, चाहे वो सेक्शन हो चाहे वो इलस्ट्रेशन हो, ये दोनों ही चीजें। कीवर्ड्स देख लो सेक्शन में, इलस्ट्रेशन में तो वो भी जरूरी नहीं है, सेक्शन में कीवर्ड्स देख लो एंड अपनी लैंग्वेज में लिख दो। अब डेथ हो गई तो भाई डेथ की वजह से रिवोकेशन हो जाता है, राइट? उसका हम लोगों ने यहां लिख दिया, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन 2000 रुपए ईच एंड गारंटी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है एज रिगार्ड द ट्रांजैक्शंस अकरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ ए। ये इलस्ट्रेशन मैंने खुद बनाया है, दिस इज माय सेल्फ मेड इलस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि बैराक में नहीं दिया हुआ है, बैराक में इससे संबंधित कोई इलस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन सवाल ने पूछा है ना, क्वेश्चन ने पूछा है, बैराक में नहीं है, मुझे बनाने की लिबर्टी है, तो मैं क्यों नहीं बनाऊं, और मैंने बना दिया। इसी तरीके के इलस्ट्रेशंस आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट, यू विल सी 133 सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया, वेरिएशन हो गया बिना मेरी कंसेंट के, बिना श्योरिटी की कंसेंट के, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, तो भाई श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है? अब उसका इलस्ट्रेशन हमने यहां पर दिया हुआ है कि ये सारे के सारे अपने ये है इलस्ट्रेशन है, तरीका है। अब यहां पर हमने डिस्चार्ज की बात करी, इसके पहले जो बात हुई थी वो रेवोकेशन की बात थी। तो भाई देखो, रेवोकेशन का बेसिकली तरीका क्या होता है, मतलब अगर आप डेथ की भी बात करो, अगर आप डेथ की भी बात करो, तो डेथ की वजह से भी व्यक्ति रिवोक नहीं कर रहा है, इट इज ही इज गेटिंग डिस्चार्ज ओनली, इट इज बीइंग पुट एन एंड टू। वही चीज यहां पर भी हो रही है। सो इस चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर यहां तो डिस्चार्ज लिखा है, आपने तो रेवोकेशन की बात करी थी, ये चीज कैसे आ गई? भाई जब फ्लो वही बन रहा है, जब बात वही हो रही है, तो ऑफ कोर्स उसको ऐड किया जा सकता है, राइट? एंड नाउ यू विल सी कि यहां पर मैंने कंक्लूजन नहीं डाला है, ठीक है? कंक्लूजन ना डालने का रीजन क्या है? कंक्लूजन ना डालने का रीजन है ये, भाई हमने इंट्रोडक्शन डाल दिया, बॉडी डाल दी, सेक्शन डाल दिए, इलस्ट्रेशन डाल दिए, ये ऑलरेडी आपकी वर्ड लिमिट के आगे निकल जाएगा, ठीक है? इसको भी आपको प्रिसाइज करके अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, एंड उसके आगे अगर आप कंक्लूजन भी डाल दोगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फिट इन टू द वर्ड लिमिट एंड टू गेट गुड मार्क्स, राइट? क्योंकि एज आई सेड बिफोर, RGS में you are tested on your precise answer writing and on your skills of writing to the point accurately, ठीक है? So I hope this session was helpful for you guys, and if you want to get in touch with Judiciary Gold, this is our one-stop contact. RGS की मेंस की टेस्ट सीरीज जुडिशरी गोल्ड में इंट्रोड्यूस हुई है। चेकआउट ऑन toprankers.com की हमारी वेबसाइट पर जाकर के इसको चेकआउट कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसी टाइप के मेंस के आंसर्स के अराउंड एक जेनेरिक आउटलाइन, एक ब्रॉड स्ट्रक्चर के अराउंड वी ऑल्सो हैव थिंग्स ऑन आवर टॉप रैंकर्स का पोर्टल, जुडिशरी गोल्ड का जो वेबसाइट है उस पे। सो डू चेक आउट दैट एज वेल। You can subscribe to our channel, like this video, share it with your friends, and I hope this video has helped you prepare properly for your upcoming RGS mains examinations. All the best, guys.